नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बीकॉम कॉर्नर के ऊपर। इन दिनों हम लोग बात कर रहे हैं इनकम टैक्स की, और इनकम टैक्स के अंदर काफी चैप्टर हैं जो अपनी लास्ट क्लासेस के अंदर हम लोग कवर कर चुके हैं। जैसे अगर मैं बात करूं आखिरी चैप्टर की, तो लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने आपके डिडक्शन अंडर द सेक्शन 80C टू 80U को कंप्लीट किया है। आज की क्लास के अंदर हम एक नए चैप्टर को शुरू करने वाले हैं जिसका टाइटल रहेगा इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। उम्मीद करता हूं आप सभी मेरे साथ आखिरी तक जरूर जुड़े रहेंगे, और अगर आपको कंटेंट यूजफुल लगता है, वीडियो हेल्पफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इनकम टैक्स की जब जब आप लोग बात करते हैं, स्पेसिफिकली अगर आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, तो इनकम टैक्स के अंदर 5 हेड आप लोग पढ़ते हैं, जहां पर पहला हेड था आपका सैलरी, जिसको हम लोग पहले ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज सेकंड हेड को डिस्कशन करेंगे, हाउस प्रॉपर्टी का क्या मीनिंग होता है, हाउस प्रॉपर्टी से जुड़े हुए क्या क्या प्रोविजंस हैं। और मैं आपको एक चीज की क्लैरिटी दे देता हूं, पहली क्लास के अंदर आपको लग सकता है आज के चैप्टर के अंदर थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा होगा, लेकिन मैं पहले ही आपको डिस्क्लेमर दे देता हूं, ये चैप्टर कंप्लीटली प्रैक्टिकल रहने वाला है। बहुत कम लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोविजन है जिनको हमें अंडरस्टैंड करना है। एक बार 2 क्लासेस के अंदर प्रोविजन आपको समझ में आ गए, तो उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल पोर्शन के ऊपर शिफ्ट होंगे और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे, देखेंगे किस तरीके से एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को उसके आंसर तक पहुंचाया जाता है। उम्मीद करता हूं इस बात की क्लैरिटी आप सभी को हो गई होगी। अब एक बार समझते हैं हाउस प्रॉपर्टी का क्या मीनिंग होता है। देखिए, अगर आप लोग हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो अभी आप सभी जानते होंगे, यहाँ पे आप लोग अलग अलग 5 हेड पढ़ते हैं जब भी आप लोग इनकम टैक्स की बात करते हैं। तो 5 हेड के अंदर मैंने पहले भी आपको क्लियर किया था। सबसे पहले आप लोग इनकम फ्रॉम सैलरी को लेके चलते हैं, उसके बाद सेकंड नंबर पे हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को लेके चलते हैं। एचपी के शॉर्ट एब्रिविएशन से मैं यूज करने वाला हूं। उसके बाद सेकंड, अगर आप सभी को याद हो, तो हमने तीसरे नंबर पे क्या लिया था, बिजनेस एंड प्रोफेशन की हम लोगों ने बात की थी। और एक बार जब आपका बिजनेस और प्रोफेशन आ जाता है तो हम लोग कैपिटल गेन की बात करते हैं, जहां से एक सवाल अक्सर एग्जाम के अंदर आता है। और एक बार कैपिटल गेन आ गया ना, बाकी जो भी बच गया उसको हम लोग अदर सोर्स की कैटेगरी में रख देते हैं। क्लियर? तो ये सारी बातें हम लोग लगातार करते आ रहे हैं अपनी कुछ क्लासेस के दरमियान। उम्मीद करता हूं इन सारी बातों की जानकारी आप सभी को होगी कि सैलरी क्या होता है, हाउस प्रॉपर्टी क्या होता है, बिजनेस एंड प्रोफेशन से, कैपिटल गेन से और अदर सोर्सेज से। ये 5 हेड है जिनके अंडर इनकम टैक्स को आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। अब यहाँ पे ध्यान क्या देना है, इससे पहले अगर मैं बात करूं तो सैलरी चैप्टर सबसे बड़ा चैप्टर था, जिसको ऑलमोस्ट 17 क्लासेस के अंदर हम लोग कंक्लूड कर चुके हैं। आज हम किसके ऊपर बात करने वाले हैं, हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो इनकम टैक्स के अंदर हाउस प्रॉपर्टी अपने आप में सेकंड हेड रहने वाला है। कुछ प्रोविजन है जिनको अगर आप लोग याद कर लेंगे तो चीजें बेटर वे में आपको क्लियर होंगी। जैसे अगर आप लोग बात करते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की, तो मैंने बताया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अपने आप में सेकंड हेड है किसके अंदर, इनकम टैक्स के अंदर। इस चीज को आपको थोड़ा ध्यान में देना है। इनकम टैक्स एक्ट की बात कर रहे हैं जो 1961 के अंदर आया था। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं आपको याद ये रखना है, जब भी आप लोग हाउस प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो कुछ सेक्शन है। अगर मैं आपको रेंज बताऊं, सेक्शन 22 से लेकर के और सेक्शन 27 हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। माने सेक्शन 22 से लेकर के और सेक्शन नंबर 27 तक आपको टोटली किसके बारे में पढ़ाया जाएगा, आपको एचपी हाउस प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ाया जाएगा, जो यहां पे भी आपको दिखाई दे रहा होगा। सेक्शन 22 से लेकर के सेक्शन 27 किससे जुड़ा हुआ है, आपके हाउस प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात इससे आगे है, इट डील विद द टैक्सेबिलिटी। माने ये जो आपके सेक्शन रहेंगे या ये जो आपका इनकम का हेड रहेगा, ये डील करेगा टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम अर्न्ड फ्रॉम द ओनरशिप ऑफ ए बिल्डिंग। माने आपके पास अगर ओनरशिप है किसी भी बिल्डिंग की, उससे अगर आप लोग पैसा प्राप्त करते हैं, अर्न करते हैं, या जो आपके पास लैंड अपार्टमेंट टियर 2 है उससे रिलेटेड, इन 2 मुद्दों पर आज की क्लास के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। माने हाउस प्रॉपर्टी अपने आप में सेकंड हेड रहने वाला है इनकम टैक्स एक्ट 1961 का। यहाँ पे हम लोग सेक्शन नंबर 22 से लेकर के सेक्शन नंबर 27 को डिटेल में जाकर के पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे जो भी इनकम अर्न होती है किसी भी ओनरशिप ऑफ बिल्डिंग से। माने आपके पास कोई भी ओनरशिप ऑफ बिल्डिंग है और वहां से आपने रेंट लिया है। रेंट का मतलब क्या होता है, आप लोग कह सकते हैं अगर आपके पास किराया आता है, उस किराए के ऊपर भी माय डियर फ्रेंड्स आपको क्या देना होगा, आपको टैक्स देना होगा। तो आज का एजेंडा, आज की क्लास का टॉपिक ऑफ डिस्कशन ही यही रहेगा। उम्मीद करता हूं यहां तक बातें आपको क्लियर रही होंगी। एक चीज और आप लोग याद रखेगा, इट इज इमैटेरियल वेदर द प्रॉपर्टी इज एक्चुअली लेट आउट
आउट माने ये इमैटेरियल रहेगा कि आपकी एक्चुअली प्रॉपर्टी लेट आउट है, किराए पे है या नहीं है। व्हाट मैटर इज ओनरशिप एंड द पोटेंशियल टू अर्न द इनकम। दो ही चीजों का मैटर रहेगा, एक तो ओनरशिप पे हम लोग बात करेंगे, दूसरा हम लोग बात करेंगे पोटेंशियल टू अर्न द इनकम। इन दोनों मुद्दों पर आज की क्लास के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो बिल्कुल सिंपल सा इंट्रोडक्शन आपको क्लियर रहा होगा। जब भी हाउस प्रॉपर्टी की बात होगी तो कोई भी बिल्डिंग की अगर ओनरशिप आपके पास है या डीम्ड ओनरशिप, आगे मैं बताऊंगा ओनरशिप क्या होता है और डीम्ड ओनरशिप क्या होता है। अगर किसी भी बिल्डिंग की आपके पास ओनरशिप है तो ओनरशिप से अगर आपके पास पोटेंशियल है कोई भी इनकम अर्न करने का, कितनी इनकम के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा, कितनी इनकम टैक्सेबल होगी, कहां-कहां से इनकम लोग बचाते हैं, क्या-क्या प्रोविजंस हैं, इन तमाम मुद्दों पर आज की क्लास का हमारा डिस्कशन रहेगा। क्लियर? तो आई होप कितनी बातें आपको समझ में आई होगी। छोटी सी बात मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, यहां पे इन 3 पॉइंट को अगर आप लोगों ने ध्यान दिया ना, तीनों पॉइंट को अगर आपने मेमोराइज कर लिया माय डियर फ्रेंड्स, तो आप लोग समझिएगा आज की क्लास का एजेंडा क्लियर हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है? कंडीशन फॉर द टैक्सेबिलिटी, या फिर आप लोग कह सकते हैं अगर आप लोग इनकम टैक्स एक्ट के अंदर सेक्शन 22 की बात करते हैं, सिंपल लैंग्वेज में आप लोग क्या कह दीजिएगा? सेक्शन 22। सेक्शन 22 क्या कहता है ये आपको थोड़ा ध्यान में देना है। सेक्शन 22 माय डियर फ्रेंड्स बताता है कि कब आपका इनकम टैक्स एक्ट के अंदर हाउस प्रॉपर्टी चार्जेबल रहेगा, माने इनकम इज चार्जेबल। एक शब्द आपको डिफाइन किया गया है, दैट इज द चार्जेबल अंडर द हाउस प्रॉपर्टी। आप किस हेड की बात कर रहे हैं? हाउस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। हाउस प्रॉपर्टी के अंदर अगर आप लोग इस चार्जेबल शब्द को समझना चाहते हैं ना, तो यहां पे 3 अलग अलग कंडीशंस आज की क्लास के अंदर हम लोग डिस्कशन करेंगे। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली कंडीशन क्या है? सबसे पहली कंडीशन है एसएससी इज ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। ये थोड़ा आप लोगों को ध्यान देना है कि जिस प्रॉपर्टी की बात हो रही है, जिस प्रॉपर्टी से इनकम की बात हो रही है, उस एसएससी, उस केस में जो आपका एसएससी है माय डियर फ्रेंड, जो भी टैक्स पेयर है, जो भी आपका एसएससी है, वो एसएससी क्या होना चाहिए? एक्चुअल ओनर भी हो सकता है। ये थोड़ा आप लोग ध्यान रखिएगा। यहां पे आगे मैं समझाऊंगा एक्चुअल ओनर कौन होता है, और एक इंपॉर्टेंट शब्द आता है जिसको हम लोग क्या कहने वाले हैं? डीम्ड ओनर। क्लियर है? तो यहां पे 2 शब्द आएंगे, एक आपका एक्चुअल ओनर या फिर दूसरा क्या कहेंगे? डीम्ड ओनर। आपके पास कोई एक टाइटल होना चाहिए। एक्चुअल ओनर आप लोग हो सकते हो, आप लोग डीम्ड ओनर हो सकते हो। तो पहली कंडीशन क्या है अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 22 की अगर आप लोग बात करते हैं, सेक्शन 22 इसी मुद्दे पर बात करता है कि जो प्रॉपर्टी की बात हो रही है, जिस हाउस प्रॉपर्टी की बात हो रही है, जिस हाउस प्रॉपर्टी का आप लोग डिस्कशन कर रहे हैं, वहां पर एसएससी उस प्रॉपर्टी का ओनर होना चाहिए। ये पहली कंडीशन है। अगर आप लोग दूसरी कंडीशन की बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, जो भी इनकम अर्न करने की बात हो रही है, माने जिस इनकम की बात हो रही है, जो आप लोग प्रॉपर्टी से और प्रॉपर्टी की ओनरशिप से लेना चाहते हैं, वो इनकम या तो किसी भी बिल्डिंग से जुड़ी हुई हो, यानी कि बिल्डिंग से जुड़ी हुई हो, या फिर लैंड अपार्टमेंट टू देयर टू। ये 2 शब्द है। क्लियर है? या तो कोई बिल्डिंग हो या बिल्डिंग से जुड़ी हुई कोई जमीन हो, वहां पर आपको क्या करना है? वहां पर ये सेकंड कंडीशन लगानी है। पहली कंडीशन ओनरशिप राइट आपके पास होना चाहिए, चाहे आप लोग एक्चुअल ओनर हो, चाहे आप लोग डीम्ड ओनर हो, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। दूसरा हमने कहा हाउस प्रॉपर्टी के अंदर अगर आप लोग इनकम की बात करते हैं ना, तो आप लोगों के पास जो ओनरशिप है वो उसके पास आपकी बिल्डिंग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बिल्डिंग होनी चाहिए। फिर दूसरा शब्द हमने क्या लिखा है आगे मैं समझाऊंगा, लैंड अपेरेंट देयर टू। ठीक है? ये आपके 2 शब्द है। अब यहाँ पे समझिएगा, बिल्डिंग का मतलब ये नहीं है कि कोई भी, बिल्डिंग का मतलब है हाउस। हाउस का मतलब यहाँ पे अपना मीनिंग होता है, याद रखिएगा। जैसे अगर आप सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं, आप लोगों ने कोई भी प्लॉट ले लिया है, ठीक है, मैं किसी भी प्लॉट की बात कर रहा हूं, और उस प्लॉट की बाउंड्री आप लोगों ने कर ली है। क्लियर है? क्या कर ली है? आप लोगों ने बाउंड्री कर ली है और उसको रेंट पे चढ़ा दिया है। आपने किस पे दे दिया है? रेंट पे, किसी भी XYZ पर्पस के लिए रेंट पे दे दिया है। तो यहां पे जो आपको इनकम होगा, क्या वो हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आएगा? तो इसका आंसर होगा नो। ये थोड़ा ध्यान रखना है। आपका हाउस प्रॉपर्टी के अंदर केवल उसी इनकम को इंक्लूड किया जाएगा जहां पे हाउस की बात होगी, घर या घर से जुड़ी हुई जमीन की बात होगी। घर से जुड़ा हुआ कोर्टयार्ड होता है, जैसे आपका गार्डन होता है, ये कुछ ऐसी चीजें जिनको अलग करके हम लोग नहीं एक तरीके से रेंट पे चढ़ा सकते हैं। तो यानी कि आपको समझना क्या है? आपको समझना है कंडीशन क्या है। कंडीशन ये है, ऊपर छत होना, 4 दीवारी होना जरूरी है। केवल 4 दीवारी होगा तो उसको आप लोग अदर सोर्सेज में इंक्लूड करेंगे, हाउस प्रॉपर्टी के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। क्लियर? तो ये आपको समझ में आया। सेकंड कंडीशन क्या कहती है? कोई भी आप लोग बिल्डिंग की बात कीजिए, बिल्डिंग का मतलब 4 दीवारी अलोंग विद द छत, रूफ भी होना जरूरी है। छत के अलावा आपके पास उस जमीन से
जुड़ा हुआ, उस घर से जुड़ा हुआ लैंड अपार्टमेंट देयर टू है, यानी कि कोई जमीन जुड़ी हुई, कोर्ट यार्ड हो गया, गार्डन हो गया, ये तमाम चीजें, यहां से जो इनकम आएगी ना, इस प्रॉपर्टी जैसे जो इनकम आएगी उसको आप लोग एचपी हाउस प्रॉपर्टी वाली कैटेगरी के अंदर रखेंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है? तीसरी इंपॉर्टेंट बात है द प्रॉपर्टी इज नॉट यूज्ड फॉर एसएससी ओन बिजनेस और द प्रोफेशन। जिस प्रॉपर्टी की आप लोग बात कर रहे हैं, जिस बिल्डिंग की आप लोग बात कर रहे हैं, जिस जमीन की आप लोग बात कर रहे हैं, वो जमीन एसएससी के खुद के बिजनेस के लिए यूज नहीं होनी चाहिए या खुद के प्रोफेशन के लिए यूज नहीं होनी चाहिए। ये तीनों कंडीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है भाइयों और बहनों, इस चीज को आप लोगों को थोड़ा ध्यान में रखना है। क्लियर? अब मैंने क्या क्या बताया, तीन कंडीशंस बताइए। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 22, सेक्शन 22 हमें बताता है कि व्हाट आर द कंडीशन फॉर द टैक्सेबिलिटी ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। अगर आप लोग हाउस प्रॉपर्टी के हेड को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो वी हैव 3 कंडीशंस। पहली कंडीशन है ओनरशिप राइट होना चाहिए, चाहे वो आपका एक्चुअल ओनरशिप राइट हो, चाहे वो आपका डीम्ड ओनरशिप राइट हो। सेकंड बताया जाए, या तो आप जिस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं वो बिल्डिंग होनी चाहिए, छत 4 दीवारी हो, और उससे जुड़े हुए जो भी लैंड अपैरेंट एंड देयर टू है उससे जुड़ा हुआ आपका मामला होना चाहिए। तीसरा हमने देखा जो प्रॉपर्टी आप लोग यूज कर रहे हैं वो एसएससी के पर्सनल बिजनेस या प्रोफेशन, खुद के बिजनेस प्रोफेशन के लिए यूज नहीं होनी चाहिए। ये कंडीशन, तीनों कंडीशंस एक्सप्लेन की गई है अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 22, सेक्शन 22 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। क्लियर है? तो ये 3 कंडीशंस अगर आपने याद कर ली ना तो आगे जाकर के आप लोग चुटकियों में न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने वाले हैं। मैं फिर बता रहा हूं 2 क्लासेस के अंदर थ्योरेटिकल पोर्शन रहेगा, यही थ्योरी आपकी बेस तैयार करेगी, फाउंडेशन तैयार करेगी, और इसके बिना आप लोग क्वेश्चंस को सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये तीनों कंडीशंस अगर आपके दिमाग में है, आगे हम क्लियर करेंगे एक्चुअल ओनरशिप क्या होती है, डीम्ड ओनरशिप क्या होती है, तो वहां से आपको एक क्लैरिटी मिलती चली जाएगी। क्लियर? उम्मीद करता हूं यहां तक बातें आपको समझ में आई होगी। सेक्शन 22, सेक्शन 22 आपको समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं। चार्जेबिलिटी ऑफ द इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब यहां पे चार्जेबिलिटी की डिटेल डेफिनेशन है, ये जरूर ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन रहने वाली है। यहां से अक्सर थ्योरी के प्रोस्पेक्टिव से सवाल आ जाता है एग्जामिनेशन के अंदर। क्या है? ध्यान दीजिएगा, यहां पे हम लोग वापिस से सेक्शन 22 की बात करने वाले हैं। सॉरी, हम लोग किसकी बात करेंगे? सेक्शन 22 की बात करेंगे, और सेक्शन 22 के अंदर ही हम लोग काफी चीजों पे डिटेल में चर्चा करेंगे। जैसे अगर आप लोग ध्यान देंगे तो आप लोग क्लैरिटी पाएंगे जब भी आप लोग चार्जेबिलिटी ऑफ इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी की बात करते हैं, एचपी की बात करते हैं, हाउस प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो यहाँ पे 3 अलग अलग शब्द है, 3 अलग अलग कीवर्ड है जिन पे आपको फोकस करना। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो यहाँ पे किस शब्द के ऊपर फोकस किया गया है? एनुअल वैल्यू के ऊपर फोकस किया गया है। द एनुअल वैल्यू ऑफ ए प्रॉपर्टी, किसकी बात हो रही है? प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू की, कंसिस्टिंग ऑफ, यहां पे क्या क्या कंसिस्ट हो रहा है? एक तो बिल्डिंग, एंड दूसरा क्या बताया था मैंने? लैंड अपैरेंट एंड देयर टू। बिल्डिंग और बिल्डिंग से जुड़ा हुआ आप इस कॉन्सेप्ट को लेकर चलिएगा, गार्डन होगा, कोर्ट यार्ड हो गया, बल्कनी हो गया, तमाम चीजें। और मैंने बताया था जब भी आप लोग बिल्डिंग की बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो आप लोग इस चीज को ख्याल में रखिएगा, बिल्डिंग का मतलब आपके पास रूफ कंपलसरी है, प्लस में आपके पास 4 दीवारें यानी कि 4 वॉल होना जरूरी है। क्लियर है? आप लोग इन दोनों कॉन्सेप्ट पर जरूर गौर फरमाइएगा। और मैंने बताया था जो भी आपके पास प्रॉपर्टी है, अभी अभी हम लोगों ने क्लियर किया था ना, जो भी आपके पास प्रॉपर्टी है वो जो आपका एसएससी है, एसएससी के खुद के यूज के लिए, चाहे वो बिजनेस पर्पस के लिए उसको यूज कर रहा हो, चाहे वो आपका प्रोफेशन के लिए यूज कर रहा हो, ये नहीं होना चाहिए। क्लियर है ना? तो ये होना चाहिए ना ये होना चाहिए। अलॉन्ग विद तीसरी कंडीशन हम लोगों ने पढ़ी थी, उसके पास ओनरशिप राइट होने चाहिए, चाहे वो डीम्ड ओनरशिप राइट हो उसके पास, चाहे आपका नॉर्मल ओनरशिप हो। क्लियर है? तो ये चीजें तो खैर हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहां पे आपको ध्यान क्या देना है? सेक्शन 22 क्या कहता है? सेक्शन 22 कहता है द एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी कंसिस्टिंग ऑफ द बिल्डिंग एंड द लैंड अपैरेंट देयरटो ऑफ व्हिच द एसएससी इज ओनर। एसएससी क्या होगा? ओनर होगा। आगे जाके अभी क्लियर करने वाला हूं ओनर की क्या क्या डेफिनेशन निकल के आएंगी। इज
चार्जेबल टू द टैक्स, यहां पे क्या होगा, ये चार्जेबल होगा। किस हेड के अंदर टैक्स चार्जेबल होगा, अंडर द हेड इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी। किसकी बात हो रही है यहाँ पे, आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्लियर है, ये आपको थोड़ा ध्यान में देना है। तो तीन अलग अलग कीवर्ड आप लोगों ने देखे। पहला कीवर्ड एनुअल वैल्यू की बात हो रही है, प्रॉपर्टी, बिल्डिंग एंड लैंड अपैरेटन देयर टू, और तीसरा शब्द क्या है, ओनरशिप। ये तीनों मुद्दों पर अभी आगे जाके क्लास के अंदर चर्चा करेंगे। क्लियर, सच इनकम इज टैक्सेबल वेदर द प्रॉपर्टी इज एक्चुअली लेट आउट, चाहे आपकी प्रॉपर्टी है वो एक्चुअली लेट आउट की गई हो, किराए पे चढ़ाई गई हो या नहीं चढ़ाई गई हो। अगर ऊपर वाली कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो आपका एचपी के अंडर हेड आप लोग इस पर्टिकुलर सिचुएशन को रख सकते हैं, इस पर्टिकुलर सिचुएशन को डील कर सकते हैं। क्लियर, तो उम्मीद करता हूं यहां तक काफी क्लैरिटी आपको मिला होगा, एक बेसिक फाउंडेशन तैयार होगी हाउस प्रॉपर्टी को लेकर के, कि जब भी आप लोग हाउस प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो हाउस प्रॉपर्टी के अंदर कौन कौन सी कंडीशंस आपकी रहेंगी, सेक्शन 22 क्या कहता है, क्या डेफिनेशन अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है 6 नंबर के लिए तो उसके अंदर लिखनी होती है। क्लियर है, ये आपको थोड़ा ध्यान में देना है। अब इन तीनों शब्दों को मैं डिटेल में जाके एक्सप्लेन करने वाला हूं, प्लीज कंसंट्रेट कीजिएगा, काफी अहम ये स्लाइड रहने वाली है। देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, एसेंशियल कंडीशंस। एसेंशियल कंडीशंस है किसके लिए, चार्जेबिलिटी की आप लोग बात कर रहे हैं। चार्जेबिलिटी अंडर द हेड एचपी, यानी कि हाउस प्रॉपर्टी के अंदर अगर आप लोग चार्जेबिलिटी की बात करते हैं तो उसकी क्या क्या एसेंशियल कंडीशन होगी। 3 एसेंशियल कंडीशंस रहने वाली है माय डियर फ्रेंड्स, इस चीज को आपको थोड़ा ध्यान में देना है। तो टोटल कितनी कंडीशंस रहेंगी आपके पास, 3 कंडीशन रहेंगी। हम लोग कितनी कंडीशन की बात करेंगे, 3 कंडीशन की बात करेंगे। जहां पे पहली कंडीशन क्या थी, पहली कंडीशन थी द प्रॉपर्टी, याद रखिएगा क्या लिखा हुआ है, द प्रॉपर्टी मस्ट कंसिस्ट। प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, कंसिस्ट होनी चाहिए। क्या क्या, पहला शब्द था आपका बिल्डिंग, क्या था आपका बिल्डिंग, और दूसरा शब्द क्या था, लैंड अपैरेटेंट डियर टू। ये 2 शब्द मैंने बताए थे कि हम लोग इन पे जाके आगे जाके चर्चा करेंगे, तो यहां पे समझिएगा। बिल्डिंग के बारे में हम लोग बात कर चुके थे, अब यहां पे देखिएगा बिल्डिंग के अंदर क्या क्या इंक्लूड किया जाता है। बिल्डिंग के अंदर आप लोग घर की बात कर सकते हैं, हाउस की बात कर सकते हैं, ऑफिस बिल्डिंग की बात कर सकते हैं, वेयर हाउसेस की बात कर सकते हैं, फ्लैट की बात कर सकते हैं, दुकानों की बात कर सकते हैं, एटसेट्रा, और भी चीजें हैं। यानी कि बिल्डिंग के अंदर मैंने बताया था, एक तो आपका क्या होना जरूरी है, छत होना जरूरी है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, प्लस में आपकी 4 वॉल होना जरूरी है। अगर ये चीजें सेटिस्फाई करती हैं तो हम उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को, उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को हम लोग किस कैटेगरी में पुट कर सकते हैं, हम उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को बिल्डिंग वाली कैटेगरी के अंदर, बिल्डिंग वाले शब्द के अंदर पुट कर सकते हैं। क्लियर, ये बात आई होप कि आपको क्लियर रही होगी। सेकंड शब्द देखिएगा, ये क्या है, लैंड अपैरेटेंट देयर टू। इसका क्या मतलब है सर, इसका बिल्कुल सिंपल सा मतलब है। सिंपल सा मतलब क्या है कि जब भी आप लोग बात करेंगे लैंड अपैरेटेंट देयर टू का मतलब जिस बिल्डिंग की आप लोगों ने बात की है उस बिल्डिंग से कुछ जमीन अटैच होती है, कुछ जमीन क्या होती है, अटैच होती है। लैंड जो अटैच होती है ओ टू द बिल्डिंग, किससे जुड़ी हुई जमीन, बिल्डिंग से जुड़ी हुई जमीन। जैसे आप लोग कोर्टयार्ड की बात कर सकते हैं, पार्किंग की बात कर सकते हैं, गार्डन की बात कर सकते हैं, आप लोग गैरेज की बात कर सकते हैं, एटसेट्रा। ये तमाम चीजें कहां पर आती हैं, ये लैंड अपैरेटेंट देयर टू वाली कैटेगरी के अंदर आती है। 2 कीवर्ड हो गए। तीसरा देखिए, वैकेंट, अगर स्पेस आपके पास है, वैकेंट लैंड है जो नॉट अटैच्ड टू द बिल्डिंग है, अटैच ही नहीं है बिल्डिंग से, इज नॉट टैक्स्ड, यानी कि अंडर द हेड एचपी, यानी कि आप लोग इसको एचपी के हेड के अंदर आप लोग टैक्सेबल नहीं करेंगे, इसको आप लोग अदर सोर्सेज की कैटेगरी के अंदर रखने वाले हैं। क्लियर, तो ये आपको छोटी सी बात है जिसका आपको अपने ख्याल में, जहन में, अपने दिमाग में बैठा करके चलना है कि जब भी आप लोग एसेंशियल कंडीशन की बात करते हैं, चार्जेबिलिटी अंडर द हेड इनकम, सॉरी है हाउस प्रॉपर्टी, किसकी बात हो रही है, हाउस प्रॉपर्टी की, तो आपको किस किस शब्द का मतलब पता होना चाहिए। आपको एक शब्द आया है, मैंने बताया है, जिसका क्या मतलब होता है आपका बिल्डिंग। बिल्डिंग का क्या मतलब होता है, इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए। प्लस में मैंने बताया है एक शब्द क्या आया था, लैंड अपैरेटेंट देयर टू। ठीक है, आप लोग क्या कहेंगे, आप लोग क्या कहेंगे इसको, लैंड अपैरेटेंट देयर टू। ठीक है, तो ये आप इस शब्द का मतलब आपको पता होना चाहिए। अलोंग विद मैंने बताया था, अभी ओनरशिप की बात हुई थी ना पिछली क्लास के अंदर, पिछली स्लाइड के अंदर, सॉरी, ओनरशिप के अंदर, ओनरशिप की भी हम लोग बात करेंगे, जहां पे हम लोग एक तो डीम्ड ओनरशिप पढ़ेंगे और एक आपकी एक्चुअल ओनरशिप आप लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। क्लियर, आई होप कि इतनी बातें आपको क्लियर हुई होंगी, इतनी बातें समझ में
आई होंगी, यहां तक आपको लेक्चर समझ में आया होगा। क्लियर? अगर यहां तक क्लास समझ में आया तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कोई चीज ऐसी है जो मुझे इंप्रूव करनी चाहिए तो वो सजेशन भी आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा। आपका एक कमेंट काफी हेल्पफुल होता है हमारे लिए और अपकमिंग एग्जामिनेशन के अंदर बेटर करने में हमारी काफी हेल्प कर सकता है। तो उम्मीद करता हूं क्लास को लाइक करके आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। बहरहाल चलिए आगे चलते हैं। एसेंशियल कंडीशन चार्जेबिलिटी की कितनी कंडीशंस होती है? 3 होती है, जहां पर पहली कंडीशन हम लोगों ने पढ़ी। दूसरी कंडीशन ओनरशिप से जुड़ी हुई है। द एसएससी मस्ट बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। मैंने बताया ना क्या होना चाहिए? ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी होना चाहिए। अब ओनर ऑफ प्रॉपर्टी लीगल ओनरशिप की भी बात हो सकती है, डीम्ड ओनरशिप की भी बात हो सकती है। ठीक है, दो शब्द है, यानी कि अगर आप लोग ओनर की बात करते हैं, अगर आप लोग ओनरशिप की बात करते हैं तो दो तरीके के ओनर होते हैं। मैं पिछली कुछ टाइम से बताता रहा हूं। एक तो डीम्ड ओनर होता है, लीगल ओनर होता है। क्या होता है? आपका लीगल ओनर होता है। ठीक है, डीम्ड ओनर केवल और केवल इनकम टैक्स की दृष्टि से बनाया जाता है। माने आप लोग किसकी बात कर रहे हैं? इनकम टैक्स की। इनकम टैक्स के प्रोस्पेक्टिव से बनाया जाता है, यानी कि कौन बंदा आपका इनकम टैक्स पे करेगा, उस मुद्दे पर यहां पे चर्चा होती है। क्लियर? तो आई होप कितनी बातें समझ में आई होंगी। ओनरशिप की बात होगी ना, तो ओनरशिप के अंदर लीगल ओनरशिप की भी बात हो सकती है और डीम्ड ओनरशिप की भी बात हो सकती है। अच्छा, ये सारी बातें, ये जो ओनरशिप वाली बातें हैं, ये आपको याद रखना है, आपके सेक्शन नंबर 27 के अंदर एक्सप्लेन की गई है। क्लियर? इससे पहले हमने क्या पढ़ा? इससे पहले हम लोगों ने सेक्शन 22 पढ़ा, जहां पे हम लोगों ने 3 अलग अलग कंडीशंस को पढ़ा था। अभी क्या पढ़ना है? आपको पढ़ना है एसेंशियल कंडीशन फॉर चार्जेबिलिटी के केस में प्रॉपर्टी का ओनरशिप होना एसएससी के पास जरूरी है। ओनरशिप दो तरीके से रहेगा, डीम्ड ओनर भी हो सकता है, लीगल ओनर। अब देखिए, लीगल ओनर के अंदर तो कोई सवाल ही नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, जो जमीन का मालिक है वो क्या होगा? लीगल ओनर होगा। क्या होगा? लीगल ओनर होगा। अब यहाँ पे मुद्दा क्या आता है कि सर ये डीम्ड ओनर क्या होता है? मैंने बताया नहीं क्या होता है आपका डीम्ड ओनर क्या होता है। मैं फिर बता रहा हूं, डीम्ड ओनर केवल इनकम टैक्स के प्रोस्पेक्टिव से हम लोग बात कर रहे हैं। प्रॉपर्टी के ओनरशिप की यहाँ पे कोई मुद्दा नहीं है, केवल इनकम टैक्स के अंदर हम लोग इसको कंसीडर करते हैं। डीम्ड ओनर का मतलब क्या होता है? जैसे लेटर से अगर आप लोग न्यू स्लैब की बात करते हैं, न्यू रेजिम की बात करते हैं, ओल्ड रेजिम की बात करते हैं, 5 लाख और 7 लाख का क्राइटेरिया है जहां तक आपको इनकम टैक्स देना नहीं होता है। क्लियर है? यहाँ पे क्या कहा गया? जिस प्रॉपर्टी के हाउस प्रॉपर्टी है उसके रेंट के ऊपर अगर आपको इनकम टैक्स देना है तो ओनरशिप होना जरूरी है। अब कई लोग बड़ी चालाकी करते हैं, चलिए एक बार पॉइंट क्लियर करते हैं, उसके बाद क्लियर करेंगे। डीम्ड ओनरशिप किस केस में बनेगा? याद रखिएगा, डीम्ड ओनरशिप कौन कौन से सिचुएशन में बनेगा? अगर किसी भी स्पाउस को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी जाती है। स्पाउस को प्रॉपर्टी, जैसे मैं अगर हस्बैंड हूं तो वाइफ, अगर मैं वाइफ हूं तो हस्बैंड, यानी कि अपोजिट जो जेंडर होता है, जिन्होंने शादी किया होता है, 2 लोग होते हैं, एक मेल एक फीमेल। अगर मेल है तो मेल के प्रोस्पेक्टिव में फीमेल क्या हो जाएगा? आपका स्पाउस हो जाता है, और फीमेल के प्रोस्पेक्टिव में मेल आपका स्पाउस हो जाता है। तो अगर आपने प्रॉपर्टी स्पाउस को ट्रांसफर कर दिया है तो उस केस में आप लोग क्या माने जाएंगे? आप लोग डीम्ड ओनर माने जाएंगे, यानी कि आपको टैक्स तो पे करना पड़ेगा, आप लोग इससे बचे नहीं सकते हैं। आगे, अगर आपने अपने माइनर चाइल्ड को विदाउट द एडुकेट कंसीडरेशन, बिना किसी कंसीडरेशन के, बिना किसी कीमत के, बिना किसी पैसे के, कीमत की बात हो रही है, बिना किसी पैसे के अगर आपने प्रॉपर्टी अपने माइनर चाइल्ड को ट्रांसफर कर दी। देखिए, बच्चे 2 तरीके के होते हैं, या तो माइनर होगा या तो मेजर होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप लोग माइनर की बात करते हैं, या फिर दूसरी कैटेगरी क्या आ जाएगी, आप लोग मेजर की बात करते हैं। मेजर का मतलब जो 18 प्लस का हो जाएगा, 18 प्लस का है और उसको प्रॉपर्टी अगर चली जाती है तो ये तो ऑटोमेटिकली लीगल ओनर हो गया ना। तो अब यहां पे टैक्स कौन पे करेगा? ये पे करेगा। लेकिन अगर आपने अपने माइनर बच्चे की, यानी कि जिसकी उम्र 18 साल से कम है, उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया है बच्चा, तो उस केस में आप लोग डीम्ड ओनर माने जाएंगे और आपको ही अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। क्लियर? तो यहां पे 2 सिचुएशन पड़ी। अगर आप स्पाउस को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं या अपने माइनर चाइल्ड को विदाउट कंसीडरेशन अगर आप लोग प्रॉपर्टी चार्ज ट्रांसफर करते हैं, उस केस में आप लोग डीम्ड ओनर माने जाएंगे। दूसरा देखिए, होल्डर और इम्पार्टेबल एस्टेट। अब ये क्या है सर? इम्पार्टेबल स्टेट क्या होता है? इम्पार्टेबल स्टेट मतलब जिसके ऊपर मालिकाना हक नहीं होता। जैसे आप लोग ऐसे समझ सकते, लेट अस से कि मेरे पिताजी के पास प्रॉपर्टी थी और हम लोग 2 भाई बहन थे, 2 भाई थे। क्लियर है? लेट अस से कोई भी मिस्टर एक्स है जिसके 2 बच्चे हैं,
एक आपका ए है और एक आपका बी है। लेकिन अगर मैं जमीन की बात करता हूं तो हमारे पास 3 बीघा जमीन थी। ये आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, क्या है आपका 3 बीघा जमीन थी। क्लियर है। अब हुआ क्या कि यहां पे एक एक बीघा तो मेरे पास आ गया, ए के पास, एक बीघा किसके पास चला गया, बी के पास। झगड़ा मिटाने के लिए जो तीसरा बीघा जमीन था, मेरे पिताजी ने क्या किया, वो टेंपल के नाम कर दिया, इसके ऊपर एक मंदिर बना दिया और मंदिर यहां पे चल रहा है। क्लियर है। अब इस मंदिर जो केयर टेकर होगा, जैसे मान लीजिए केयर टेकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बी को दे दी है, तो बी अगर इस मंदिर का केयर टेकर है, हालांकि उसका मालिकाना हक उसके ऊपर नहीं है, लेकिन वो डीम्ड माना जाएगा। दैट्स व्हाई इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है बच्चा, इस प्रॉपर्टी को इम्पार्टेबल एस्टेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इम्पार्टेबल एस्टेट। तो ये थोड़ा आपको याद रखना है। इम्पार्टेबल एस्टेट का मतलब क्या होता है, अगर आप लोग केयर टेकर है लेकिन आपका उस प्रॉपर्टी के ऊपर राइट नहीं है, फिर भी आप लोग डीम्ड ओनर माने जाएंगे, तो आपको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। आप लोग टैक्स से नहीं बच सकते हैं। क्लियर, ये थोड़ा आपको ध्यान में देना है। अगर आप किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर आपको हाउस अलॉट किया गया है, अब कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर आप सभी को पता होगा ओनरशिप राइट तो होता नहीं है, केवल हाउस अलॉट होता है। अगर आपके पास हाउस अलॉट है ना, उस केस में भी अगर आप लोग मेंबर हैं, हाउस अलॉट है, तो उस केस में भी आपको क्या मान लिया जाएगा, डीम्ड ओनर मान लिया जाएगा। अगर आपके पास पोजीशन अंडर द सेक्शन 53A ऑफ ए ट्रांसफर ऑफ ए प्रॉपर्टी एक्ट, जिसको आप लोग कहते हैं आई थिंक ट्रांसफर ऑफ पावर ऑफ अटर्निटी। अटर्निटी आप सभी ने सुना होगा ना, जहां पे हम लोग अपनी शक्ति, हमारी जो पावर है, हमारी जो अथॉरिटी है, कुछ समय के लिए किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। तो जिसके पास वो ट्रांसफर होता है ना, उस केस में माय डियर फ्रेंड्स, पावर ऑफ अटर्निटी जिसके पास जाता है वो क्या कहलाता है, वो डीम्ड ओनर कहलाता है। लास्ट एंड फाइनल रखिएगा, अगर कोई भी लीज होल्डर है जो 12 साल या 12 साल से ज्यादा लीज लिए हुए है, उस केस में वो आपका ओनर क्या कहलाएगा, डीम्ड ओनर कहलाएगा। क्लियर, तो आपको क्लियर हुआ होगा डीम्ड ओनर का क्या मतलब होता है। एक बार फटाफट से कुछ बातों को समराइज करेंगे। हमने सेक्शन 27 की बात की है, यहां पे आप सभी समझ गए होंगे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग सेक्शन 27 की बात कर रहे हैं। ठीक है, सेक्शन 27 के अंदर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, ओनर की बात कर रहे हैं। और ओनर के अंदर हम लोगों ने पढ़ा 2 कैटेगरियां बन रही हैं। एक आपका क्या होता है, लीगल ओनर होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एक शब्द आया हमारे पास जिसको हम लोगों ने क्या कहा, हम लोगों ने डीम्ड ओनर कहा। क्या कहा, हम लोगों ने डीम्ड ओनर कहा। यहां पे किन किन मुद्दों पर हम लोगों ने चर्चा की, हमने देखा डीम्ड ओनर के केस में अगर आपने ट्रांसफर किया है प्रॉपर्टी को, क्या किया है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, क्या हुआ है आपका, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हुआ है। किसके पास हो सकता है, या तो स्पाउस के पास हो सकता है, ठीक है ना, या तो आपके माइनर और मेजर चाइल्ड के पास हो सकता है। मैं माइनर चाइल्ड की बात कर रहा हूं। क्लियर है, तो इन दोनों केसेस में आपको क्या मान लिया जाएगा, डीम्ड ओनर मान लिया जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास आप लोग मेंबर हैं, क्या है, आप लोग मेंबर हैं किसके, किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के, ठीक है ना, आप लोग किसके, कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर अगर आपके पास कोई भी हाउस है, उस केस में आपको क्या मान लिया जाएगा, उस केस में आपको डीम्ड ओनर मान लिया जाएगा। और मैंने बताया था इम्पार्टेबल स्टेट, ठीक है, आप लोग क्या कहेंगे, आपका अगर आपके पास इम्पार्टेबल स्टेट है, यानी कि कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके अंदर आपको एक तरीके से केयर टेकर रखा गया है, उस केस में भी आपको डीम्ड ओनर मान लिया जाएगा। उसके बाद मैंने बताया था आपका 53A ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ठीक है, ये थोड़ा आप लोग याद रखिएगा, 53A ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ठीक है, आप लोग क्या कहेंगे, आप लोग कहेंगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। इस केस में भी आप लोग क्या माने जाते हैं, आप लोग माने जाते हैं डीम्ड ओनर। क्लियर है। इसके अलावा अगर आप लोग 5वीं कंडीशन लेके चलते हैं तो हम लोगों ने देखा अगर आप लोग लीज होल्डर हैं, क्या है, आप लोग लीज होल्डर है इक्वल टू या तो 12 साल से ज्यादा या 12 साल के इक्वल, ठीक है, 12 साल या 12 साल से ज्यादा, तो उस केस में भी आपको डीम्ड ओनर मान लिया जाता है। क्लियर है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। ये कुछ 5 कंडीशन है, टोटल क्या है, 5 कंडीशन है जिन केस में आप लोग डीम्ड ओनर की कैटेगरी में जाते हैं। तो याद रखिएगा, चाहे आप लोग डीम्ड ओनर हो, चाहे आप लोग लीगल ओनर हो, सेक्शन 27 क्या कहता है, दोनों ही केस में आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। और किस हेड के अंदर टैक्स पे करना पड़ेगा, आपको एचपी हाउस प्रॉपर्टी के अंदर टैक्स को पे करना पड़ेगा। क्लियर, तो उम्मीद करता हूं बातें आपको यहां तक क्लियर रही होंगी, दोनों कंडीशन आपको क्लियर रही होंगी। 2 कंडीशन यहां पे, सबसे पहले तो हम लोगों ने बिल्डिंग लैंड अपैरेंट
डेयरटो और वैकेंट लैंड का सारा कॉन्सेप्ट समझ लिया है, कब कब आप लोग इसको इंक्लूड करके चलेंगे। डीम्ड ओनरशिप का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट एंड फाइनल स्लाइड के ऊपर हूं, अब तीसरी कंडीशन हम लोग पढ़ने वाले हैं। कौन सी कंडीशन हम लोग पढ़ेंगे माय डियर फ्रेंड्स? आपकी थर्ड कंडीशन पढ़ेंगे। थर्ड कंडीशन क्या कहती है, ध्यान से देखिएगा। द प्रॉपर्टी शुड नॉट बी यूज्ड फॉर द एसएससी ओन बिजनेस एंड प्रोफेशन। इस मुद्दे पर मैं आप सभी के साथ चर्चा कर चुका हूं कि प्रॉपर्टी है वो बिजनेस ओनर जो है, एसएससी है, वो खुद के प्रोफेशन या बिजनेस के लिए यूज नहीं करना होना चाहिए। अगर वो यूज करता है तो किस कैटेगरी में जाएगा? वो अंडर द बिजनेस गेन ऑफ ए बिजनेस एंड प्रोफेशन, यानी कि आप लोग प्रॉफिट एंड गेन, यानी कि पीजी, जिसको आप लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? प्रॉफिट एंड गेन। क्या कहते हैं? प्रॉफिट एंड गेन ऑफ द बिजनेस एंड प्रोफेशन। इस हेड के अंदर वो आपका चला जाएगा। क्लियर है? हाँ, ओनरशिप अगर ये कंडीशन हट जाती है उस केस में आप लोग इसको हाउस प्रॉपर्टी के अंदर रख सकते हैं। तो तीनों कंडीशन क्लियर रही होंगी। सबसे पहली कंडीशन क्या थी? आपका एक शब्द आप लोगों ने पढ़ा जिसको आप लोगों ने क्या कहा? बिल्डिंग होना चाहिए। बिल्डिंग के साथ क्या होना चाहिए? आपका लैंड, अपैरेटन, डेयरटो का मीनिंग आप लोगों ने समझा। सेकंड, आप लोगों ने ओनरशिप की बात की, यानी कि ओनरशिप का क्या मतलब होता है। यहाँ पे दो तरीके के ओनर आप लोगों ने पढ़े। एक सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? डीम्ड ओनर कब बनता है, और लीगल ओनर तो हर बच्चा एक तरीके से जस्टिफाई कर सकता है। ठीक है, अगर आपका एसएससी कोई भी खुद के यूज के लिए, याद रखिएगा एसएससी की बात हो रही है, पर्सनल बिजनेस की बात कर लीजिए, प्रोफेशन की बात कर लीजिए, इस बिजनेस प्रोफेशन के अलावा अगर किसी और काम में आप यूज करते हैं तो कहां पे चला जाएगा? वो चार्जेबिलिटी के कॉन्सेप्ट में चला जाएगा। ठीक है, तो छोटी सी चीजें थी माय डियर फ्रेंड, जहां पर हम लोगों ने काफी चीजों के बारे में चर्चा की। आज की क्लास इंट्रोडक्शन क्लास थी। थोड़ा थोड़ा बातें आपको क्लियर रही होंगी, कुछ कुछ बातें आपको समझ में आई होंगी कि ये जो आपका हाउस प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट है, क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, किस तरीके से चलता है। सारी कंडीशंस आपको क्लियर रही होंगी। दो सेक्शंस मैंने आज की क्लास के अंदर टीच किए हैं, सेक्शन 22, सेक्शन 27। ठीक है, इसको आप लोग जरूर कंसिडरेशन में करिएगा। उम्मीद करता हूं क्लास आपको अच्छी लगी होगी, चीजें आपको समझ में आई होंगी। क्लास अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। बाकी मेरे साथ आखिरी तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए मिलते अगली क्लास के अंदर, जब तक मैं तो सोल दी बस, लकी लर्निंग।